टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है कि इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमने मिडवल हिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट किया है, पहले वीडियो मैंने जो है कि आपका यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ से अब हम जो है कि नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे जिसमें अरब आक्रमण होता है। तो अरब आक्रमण में जो है कि हम कुछ पॉइंट जो है कि यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म का जो उदय होता है, उसके बाद आपने जो है कि प्रॉफिट मोहम्मद से संबंधित जितनी भी चीज़ें सीखी हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि जो सबसे पहले जो है कि आक्रमण करने वाले बंदे होते हैं उनको आप मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कि भारत में मुस्लिमों का आक्रमण होता है और उसमें एक कर्म लगाने के लिए आता है जिसमें आप कहते हैं कि सबसे पहले जो है कि आक्रमण करने वाला कौन होता है, तो ये अरब होते हैं। अरब का मतलब ये हो गया कि ये स्पेशली आपका जो है कि जो गल्फ़ कंट्री है, सऊदी अरब जो आप देख रहे हैं, उस एरिया में यदि आप देखेंगे तो वहाँ आपको अरब कंट्री देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये लोग जो है कि भारत पे आक्रमण किए हुए थे। सेकंड पे अगर बात करेंगे तो ये जो है कि तुर्क थे और उसके बाद अफ़गान। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? एक तो सबसे पहला आपका फैक्ट ये है कि सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो अरब ने किया। ये एक पॉइंट आपको याद करना है। और दूसरा पॉइंट आपका जो है कि ये फैक्ट के रूप में होना चाहिए। फर्स्ट पे आपका जो है कि अरब होगा, दूसरे पे आपका तुर्क और तीसरे पे आपका अफ़गान के लोग होंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है जो कई मरतबा आपका जो है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रथम अरब आक्रमणकारी। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें आपका जो है कि एक नाम मेंशन है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम भारत पे जो है कि आक्रमण करने वाला पहला बंदा होता है। और यहाँ पे आपको जो है कि एक पॉइंट थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझने की कोशिश करनी चाहिए कि श्रीलंका के शासक ने खलीफा वलीद के लिए कुछ उपहार भेजे जिन्हें देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरे ने जो है कि उसको क्या कर लिया था, लूट लिया था। और फिर उसके बाद आपका जो है कि सिंध के शासक दाहिर ने सहायता करने से मना कर दिया। तो ये जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें आपका जो है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा दाहिर सिंध पे जब आपका आक्रमण किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो ये पूछा जाता है कि सिंध में किसका शासन था। तो सिंध में जो शासन था वो आपका जो है कि राजा दाहिर का था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद करना है। फिर उसके बाद आपका जो है कि खलीफा ने ईरान के शासक अल हज्जाज को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा। बट ये कोई आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से याद करेंगे, जो कई मरतबा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है कि भारत पे कब आक्रमण किया था। तो 712 एडी में जो है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है कि सिंध को जीत लिया था। यानी यहाँ पर आपका जो है कि ये आपका आता है पहला फैक्ट है। हालांकि इससे पहले अगर आप देखेंगे 711 में तो वो आक्रमण होता है लेकिन वो विजयी नहीं होता है। तो ये जो आपका 712 एडी है इसमें आपका जो है कि वो सिंध को जीत लेता है। और ये अगर आप बात करेंगे तो अल हज्जाज का क्या होता है ना, भतीजा, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि दामाद के रूप में भी होते हैं। ठीक, अब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने क्या है, वो ये है कि ये जो आपका बौद्ध भिक्षु होते हैं, ये बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, ये बौद्ध भिक्षु मोहम्मद बिन कासिम की जो है कि सहायता करते हैं। तो इस तरीके के फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा बंदा होता है या कौन ऐसे लोग होते हैं जो मोहम्मद बिन कासिम का जो है कि सहयोग करते हैं। तो ये बौद्ध भिक्षु होते हैं जो आपका मोहम्मद बिन कासिम का सहयोग करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध पे जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर का मतलब आपको जो है कि समझ में आ रहा होगा, जजिया कर वो कर होता था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। तो ये भारत में जैसे जैसे आप जो है कि इस मिडवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे उसमें बहुत जगहों पे ये जजिया कर आएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो है कि जजिया कर का इस्तेमाल किसने किया था, तो वो आपका था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है कि सबसे पहले जो है कि जजिया कर का इस्तेमाल किया था। और आपको पता होगा कई प्रकार के टैक्स होते हैं जिसमें से आप जो है कि जजिया पढ़ते हैं, खुम्स पढ़ते हैं, ज़कात पढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो आपके कर हैं जो एक तरीके से जो है कि आपका मिडवल हिस्ट्री में ये सल्तनत काल में एक टैक्स प्रणाली हुआ करती थी, टैक्स सिस्टम हुआ करता था। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि जजिया कर जो होता था वो आपका गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला कर था। तो ये एक पॉलिटिकल होता था, ये राजनीतिक कर होता था। ओवरऑल आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपका जो है कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, सबसे पहले जो है कि मदरसे का आपका निर्माण करवाया। कहाँ पे, तो ये जो आप इसको मदरसा भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप जो है कि मकतब बोल सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर रखी है, मकतब। और मकतब का मतलब क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, जहाँ पे आपका जो है कि प्राइमरी लेवल की आपको क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है, उसको हम जो है कि मकतब बोलते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे जो है कि स्पेशली इसका जो है कि क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। इस आक्रमण की जानकारी आपको जहाँ से मिलती है उसका नाम क्या होता है, ये एक आपका बुक है जिसका नाम है चचनामा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिंध है उस सिंध पे जो आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो आपको मिलती है चचनामा से। चचनामा अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी किताब है और चच दाहिर के पिता का नाम था। चचनामा का लेखक कौन है इसके बारे में अभी किसी राइटर का पता नहीं, इसलिए ये जो है कि आपका अज्ञात है। दाहिर और जय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे
उसके बाद आपका जो है कि आक्रमण का वास्तविक कारण भारत की आर्थिक समन्वता। मेन पॉइंट आपका जो है कि ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि भारत में जो है कि क्यों आक्रमण किया गया अरब के माध्यम से। तो आक्रमण का जो वास्तविक कारण था वो भारत की संपन्नता था। अब भारत की संपन्नता का मतलब क्या हो गया, आर्थिक संपन्नता के रूप में देखें तो हम भारत को सोने की चिड़िया के रूप में एक्सेप्ट करते थे। तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे, जो यूरोपियन कंट्री यानी पुर्तगाल आपके यहाँ पुर्तगाल के लोग यहाँ पे आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी, मीन्स ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जितनी भी आपका अच्छी और संपन्न कंट्री थी यूरोप के अंदर, भारत के अंदर आई और उसके बाद व्यापार की, यानी भारत में इतनी संपन्नता थी कि उनको बहुत ज़बरदस्त जो है कि हर एक सेक्टर में फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल आपका जो है कि मिडिल हिस्ट्री में जब आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण जो किया है उसके पीछे का भी रीज़न जो होता है वो आर्थिक संपन्नता होती है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है कि अरब ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने अरब को पराजित किया। तो ये आपका एग्जाम में कई मरतबे आए हुए हैं, है ना, इसको आप याद रखेंगे। गुर्जर प्रतिहारों ने जो क्या किया था, इनको रोक लिया था। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ, आक्रमण के प्रभाव क्या हुए। सो यहाँ पे आप एक हेडिंग देख रहे होंगे कि आपका क्या प्रभाव हुआ, आक्रमण के प्रभाव क्या थे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है कि उसकी जो कल्चर थी, यानी अरब के जो कल्चर थे वो भारत में आ गए। यानी आप देखेंगे ये आपका जो है कि पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र को उन्होंने क्या किया, अरबी में अनुवाद करवाया। ठीक, अरबी में क्या किया, अनुवाद करवाया। उसका नाम क्या रखा, कलीला। तो यहाँ पे आप जो है कि इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। ठीक, क्योंकि देखो जब कभी भी किसी देश पे हम आक्रमण करेंगे, वहाँ अपनी राजनीतिक जो है कि स्थिति को मजबूत करना चाहेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हमें जो है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बनानी होगी। जैसे आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, जब अंग्रेज अपने भारत में थे तो अंग्रेज जितने भी सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, उनके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी ताकि वो वहाँ पे अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ले सकें और भारतीयों को अच्छे तरीके से डील कर सके। तो ये अपने आप में जो है कि उसी तरीके का सिस्टम आता है कि जब भी कोई अपने देश पे या किसी भी भाग भूभाग पे आपका आक्रमण करता है तो किस इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। आज आपका जो है कि बहुत सारी चीज़ें आपका भारत में दिख रही होगी जो अरब से संबंधित होगी, तो उसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि अरब आक्रमण हुआ और उसके बाद जो है कि भारत में बहुत सब सारी चीज़ें जो है कि अरब कंट्री से आपका भारत में एग्जिस्ट की। अब उसके बाद एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो सेपरेटली आपसे कई मरतबा आपसे पूछा जाता है कि चरक संहिता का संबंध किससे है। तो ये चरक संहिता जो है कि आयुर्वेदा से संबंधित है ना। इसमें आपका जो है कि आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। इसको उन्होंने जो है कि अरबी में क्या किया था, अनुवाद करवाया था, क्योंकि इसमें ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आपको ये पॉइंट तो खैर दिमाग में आ ही रहा होगा कि हमारा जो तक्षशिला था या नालंदा था, ये सिर्फ जो है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस था और हम जो है कि एक तरीके से बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान यहाँ से लोगों को देते थे। चीनी यात्री आपका यहाँ आते थे, बहुत सारी जगहों से आकर के यहाँ पे लोग पढ़ा करते थे। तो अरब के लोग भी इससे जो है कि प्रभावित थे और ये चीज़ें जो है कि उसी समय से संबंधित है, चरक संहिता, और इन्होंने इसको जो है कि क्या किया, अरबी में अनुवाद करवाया। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों को अरबी में अनुवाद कराया, है ना। ब्रह्म अस्पुत सिद्धांत है, अल हिंद के नाम से इन्होंने जो है कि इसको करवाया। फिर उसके बाद खंडन खाद्य जो आपका है अल कंद के नाम से इसको जो है कि आपका अनुवाद करवाया। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली ग्रहण की, जैसे अरब देशों में हिंदसा के नाम से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। तो क्या बोलते हैं, हिंदसा बोलते हैं। और दशमलव प्रणाली जो है कि भारतीय दशमलव प्रणाली जो आपकी रही है वो अपना जो है कि भारत में डेवलप हुई है और इसको अरब के लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्या होता है कि जब दो देश के बीच आपका जो है कि एक दूसरे से लोग मिलते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होता है, तो जो कल्चर होती है वो ट्रांसफ़र होती है। आज आप ग्लोबलाइजेशन के समय में देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका जो है कि अपने भारतीय कल्चर की नहीं है, वो विदेशी कल्चर की है, वो हमारे भारतीय कल्चर पे क्या है, एक इम्पैक्ट है। तो हमारे पास जो भी चीज़ें अच्छी थी उन्होंने जो है कि उसको एक्सेप्ट किया, उनके पास जो चीज़ें अच्छी थी हमने उनको एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से जो है कि सांस्कृतिक रूप से एक अच्छा जो है कि कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ आक्रमण के बाद। लेकिन ये नहीं आप कह सकते हैं कि आपका जो है कि इससे नुकसान नहीं हुआ। हमारी जो संपन्नता थी, आर्थिक संपन्नता थी, उनका मेन मकसद भारत से जो है कि लूटपाट करना। तो इस तरीके के सिस्टम्स यहाँ पे थे, तो यहाँ पे आपका जो है कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसमें अल ख्वारिज़्म ने अरब देशों में प्रसिद्ध किया, है ना। इसको ख्वारिज़्म ने जो है कि अरब देश में प्रसिद्ध किया कि ये आपका जो है कि दशमलव प्रणाली क्या होती है। यूरोप में इसे अरबी संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है, अरबी, है ना। यहाँ पे यूरोप में इसको अरबी संख्या पद्धति के नाम से जानता है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे, इसमें व्यापार और वाणिज्य में क्या हुई, वृद्धि हुई। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है कि आपका कहाँ, अरब में गई होगी, और जब अरब में ये चीज़ें वहाँ गई होगी तो फिर उसके बाद जो है कि बहुत सारे लोगों ने जो है कि इसको लाइक किया होगा, पसंद किया होगा, और धीरे धीरे वहाँ पे डिमांड जनरेट होगी, यहाँ से लोग उसको लेकर के गए होंगे। लेकिन ये है कि आपका जब कभी आपका आक्रमण से संबंधित चीज़ें होती है तो उसका जो है कि लोकल लोगों को उतना जो है कि उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अरब आक्रमणकारियों के माध्यम से आपका जो है कि ये चीज़ें आई। अब हमारे पास जो आपका आता है ये तुर्क आक्रमण आता है। मैंने जस्ट आपको बताया था कि तुर्क आक्रमण आपका जो है कि सेकंड होता है। अरब आक्रमण के बाद से क्या होता है, तुर्क आक्रमण होता है। ये तुर्क जो होते हैं ये मध्य एशियाई बर्बर जाति थी, ठीक।
तुर्की या तुर्कों ने गाजी उपाधि को ग्रहण किया। ये आप जो है कि ये गाजी आप देख रहे हैं, तो तुर्क जितने हुआ करते थे, ऑटोमन एम्पायर से संबंधित इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, है ना। खिलाफत उस्मानिया के नाम से भी कभी कभी हम उसको जो है कि एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तुर्कों ने जो है कि अपना जो है कि उपाधि जो धारण की थी या प्रसिद्ध किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, गाजी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखेंगे, तुर्क साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक किसको बोलते हैं, अलपतगीन। ये नाम कई मरतबा आपसे पूछा गया, अलपतगीन, और साथ ही साथ आपका जो है कि एक है सुबुक्तगीन। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो था, ये ना अलपतगीन जो है कि आपका क्या करता है, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक होता है। तुर्की में आपका जो है कि ओवरऑल आपका जो है कि डेवलपमेंट करता है। वे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या करेंगे कि जो तुर्की है ना, उस तुर्की के पॉइंट को आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ पे आपका जो है कि एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन सागर से जो है कि ये लगे हुए हैं। हालांकि अगर आप इसका जो है कि हिस्टोरिकल मैप देखेंगे तो आपका जो है कि एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि वहाँ पे आपका जो है कि ऑटोमन एम्पायर के पॉइंट देखने को मिलेंगे। जो आपका रोमन एम्पायर था, उस रोमन एम्पायर को जो है कि एक्वायर करने के बाद ऑटोमन एम्पायर का जो है कि पूरा डेवलपमेंट होता है। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अलपतगीन का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपने माइंड में क्या करना है, रखना है, क्योंकि यही आपका क्या होता है, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक होता है। अब यहाँ पे सकुब्तगीन का जो नाम आता है, ये भारत पर प्रथम जो है कि क्या होता है, तुर्क आक्रमणकारी होता है। भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम जो है कि तुर्क कौन होता है, सकुब्तगीन। अब जब ये चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, अब इसके बाद ही अगर आप देखेंगे ये महमूद गजनवी, ठीक, महमूद गजनवी जो होता है, ठीक, इसको यदि आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है कि फेमस आपका जो है कि नाम होता है। अब यहीं से आपका जो है कि स्पेशली आप कहेंगे डेवलपमेंट होती चली जाएगी, और 1192 तक अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया है जिसमें आपका जो है कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, 711 से लेकर के 1112 तक, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तब फिर उसके बाद जो है कि न्यू पड़ती है आपका जो है कि गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक से हम उसको जो है कि स्टार्ट करेंगे आगे की। और ठीक, तो ये महमूद गजनवी जो आपका होता है, ये सकुब्तगीन का क्या होता है, बेटा होता है। ये सकुब्तगीन का क्या होता है, बेटा होता है। ठीक, इसमें सिस्तान के शासक खलफत बिन अहमद को जो है कि पराजित किया, और खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। इसने क्या किया था, इनको जो है कि पराजित किया, और उसके बाद खलीफा ने इसको क्या किया, सुल्तान की उपाधि दी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्या किया था कि खलीफा, ठीक, खलीफा तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि खलीफा क्या होते थे। ठीक, तो ये आपका जो है कि खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि धारण दी। यह प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। दैट वाज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये जो है कि अपने माइंड में बना करके रखना है, ये सुल्तान है ना की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो आप क्या बताएंगे, महमूद गजनवी। ठीक, अच्छा, यहाँ पे कभी कभी ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, बुद्ध सिकन किसको कहते हैं, मूर्ति भंजक। अब यहाँ पे आपको जो है कि थोड़ा सा ये पॉइंट स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, एक है आपकी उपाधि, एक है आपका उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखेंगे तो इसको बुद्ध सिकन बोलते हैं, और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मूर्ति भंजक बोलते हैं। अब आप इंडिया का जो है कि सिस्टम देखें, इंडिया में ज़्यादातर जो है कि लोग हिंदू है ना, और हिंदू आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करने वाले होते थे। अब इसमें यदि आप देखेंगे बाद में जब हम इसको जा करके मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे है ना, तो उसमें आर्य समाज आपका बनता है प्लस आपका ब्रह्म समाज बनता है। उसमें आपका जो है कि मूर्ति जो पूजा होती है उसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है कि भारत में बहुत सारे लोग क्या करते थे, मूर्ति की पूजा किया करते थे। तो ये चीज़ें ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये जब मैंने प्रॉफिट मोहम्मद के पॉइंट्स को जो है कि आपका डिस्कस किया था, तो उसमें भी ये पॉइंट आई हुई थी कि उनका जो परिवार था वो भी एक तरीके से जो है कि मूर्तियों की पूजा करता था, बट उन्होंने इस चीज़ को जो है कि मना किया, और ये चीज़ें वहीं से जो है कि आपका होकर के आ रही है, महमूद गजनवी ने वहीं से सीखी, और ये चीज़ें जो है कि भारत में आकर के इसको डिस्ट्रॉय किया। तो एक तरीके से इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं, उपाधि के रूप में बुद्ध सिकन किसको कहा जाता है, तो बुद्ध सिकन जो आपका मूर्ति भंजक जो होते हैं आपका महमूद गजनवी को कहा जाता है। खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का प्रण लिया है ना। इसने जो है कि इसके सामने जो है कि एक तरीके से उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि मैं जो है कि हिंदुस्तान पर क्या करूँगा, आक्रमण करूँगा। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 17 बार आक्रमण किए है। अब यहाँ पे 1000 जो एडी आपका होता है वह हिंद पर आक्रमण किया, जयपाल को पराजित किया। ठीक, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जयपाल को पराजित किया, वह जयपाल ने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद जो है कि आप देखेंगे नारायणपुर में ये जो है कि आपका पूरा इनके जितने भी आक्रमण है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। 1009 एडी में आपका नारायणपुर, अलवर में ये 1014 एडी में आपका थानेश्वर। ठीक, ये थानेश्वर आपका कहाँ पे है, ये हरियाणा में आपका आ जाता है। 1016 एडी में आपका जो है कि कश्मीर पे आपका आता है ना। असफल आक्रमण इसको जो है कि माना जाता है। 1000 आपका जो है कि 18 एडी, 19 एडी में अगर आप देखेंगे तो ये कन्नौज और मथुरा का है ना, ये आपके बहुत कम है ना, बट ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये आपको याद करना है 1025 एडी का जो आपका आक्रमण होता है ना, इसमें आपको जो है कि ये पॉइंट याद करनी है। ये देखिए 1025 एडी,
ये आपका सोमनाथ पर जो सोमनाथ का मंदिर है, ये आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट माना, सबसे सफल आक्रमण वापस लौटते समय कच्छ व सिंध का रास्ता लिया था। और यहाँ पे 1027 में अगर आप बात करें जाटों के विरुद्ध अंतिम अभियान इन्होंने किया था। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, इस पॉइंट को अपने माइंड में बैठाना है कि इन्होंने जो है कि सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण किया था, कितने आक्रमण किए, 17 आक्रमण किए। आक्रमण करने का मेन मकसद मैंने आपको बता दिया कि भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी, उस आर्थिक संपन्नता को जो है कि ध्यान में रखते हुए जो है कि उन्होंने आक्रमण किया और भारत से लूट पूट की, और उसके बाद जो है कि अपने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको उन्होंने क्या किया, मजबूत किया। और उसके बाद आपका जो है कि यहाँ पे क्या होता है, 1030 एडी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, महमूद गजनवी की 1030 एडी में मृत्यु हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट आपका प्रथम याद कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट, और उसके बाद जो है कि 1027 वाला जाटों के विरुद्ध अभियान जो अंतिम अभियान था, इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका जो है कि कुछ पॉइंट इनके समय की हम जो है कि डिस्कशन कर लेते हैं। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आपका दरबारी जो विद्वान है ना, इनके जो दरबारी विद्वान हैं, ये दरबारी विद्वान आपके कौन कौन हैं, तो यहाँ पे आपका दरबारी विद्वान में से एक है उतबी, ठीक, एक है वहकाई, और एक है आपका जो है कि फिरदौसी, और एक है आपका जो है कि अलबरूनी। यहाँ पे आपका जो है कि इतने पॉइंट हम जो है कि डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको जो है कि सुनने में थोड़ा सा और सा लगेगा। इनकी किताब के बारे में बहुत पूछा जाता है, ये आपका जो है कि ऐसे भी पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो है कि उतबी किसके दरबारी विद्वान थे, किसके समय जो है कि भारत में आए, वैकाई किसके समय आए, फिरदौसी, अलबरूनी, जिसमें से फिरदौसी और अलबरूनी का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इनकी किताब के बारे में अगर देखें, किताबुल यामनी जो लिखी गई है वो उतबी के द्वारा लिखी गई है, दैट दिस इज, है ना, इसको आपको क्या करना है, ये है आपका किताबुल यामनी और तारीख़ सबुक्तगीन, ठीक, तारीख़ सबुक्तगीन, और उसके बाद तारीख़ मसूदी, ये 2 किताब है। तारीख़ सबुक्तगीन जस्ट मैंने आपको ऊपर नाम बताया था, ठीक, ये दोनों जो है कि किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये दोनों किताब लिखी गई है वैकाई के द्वारा, ठीक, इसको आप याद रखिएगा, ये दोनों किताब इनके द्वारा लिखी गई और उतबी के द्वारा जो है कि आपका ये किताब लिखी गई है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे एक किताब अगर आप देखेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब आपकी है, जो आपका किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है आपका फिरदौसी के द्वारा, ठीक, और फिरदौसी, है ना, यहाँ पे एक जो कि पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेनपूल ने वैकाही को पूर्व का पेप्स कहा है, ठीक, ये भी आप पॉइंट इसको जो है कि याद कर सकते हैं, बहुत मतलब आपका पूछा जाने वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे शहनामा जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है, शहनामा बुक जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपका फिरदौसी के द्वारा, ठीक। ईरान का नेशनल एपिक्स कहा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत महत्व पूछा गया कि शहनामा किताब किसके माध्यम से लिखी गई। अलबरूनी ने एक किताब लिखी है जिसको जो है कि अरबी भाषा में लिखा किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं, या तो आप इसको जो है कि क्या कह सकते हैं, किताबुल हिंद कह सकते हैं, या तो भी तहकीक हिंद कह सकते हैं ना, जो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। किसने लिखी है, तो ये लिखा है आपका अलबरूनी ने। तो आज के लिए बस इतना ही जो है कि डिस्कशन करते हैं, कल आपका जो है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हम लोग जो है कि अलबरूनी से जो है कि कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि ये एक लंबा सा टॉपिक है, तो यहाँ से कई सवाल आपके जो है कि पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जो है कि हम